अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 के कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैलोग फंक्शन, मैलोग फंक्शन, फ्री फंक्शन, री एलोग फंक्शन, उसके अलावा मेमोरी लीक टेक्निक, पॉइंटर्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज और कुछ टिप्स। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी एलोकेशन मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और प्रोग्राम्स टू रन। ठीक है, अब देखो डायनेमिक सॉरी मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम कोई स्पेस इंक्लूड करते हैं वेरिएबल्स के लिए या फिर किसी भी डेटा टाइप्स के लिए। उसके लिए कोई स्पेस बन जाती है, उसके लिए कोई जगह बन जाती है। उस मेमोरी को जो वो जगह घेरता है ना, उसको हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है, स्पेस घेरना। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन ना दो तरह की होती है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि वो जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो कंपाइल टाइम पे मतलब डिटरमाइन हम कर सकते हैं उसको। और जो डायनेमिक होती है वो डायनेमिकली रन टाइम पे एलोकेट होती है। अब ये कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम बोलते हैं जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। और जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, तो ये होता है दोनों डिफरेंस मेन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कहता है कि स्टैटिक, अब बात करें स्टैटिक मेमोरी की। कहता है ये स्टैटिक हो सकती है या डायनेमिक हो सकती है। अब स्टैटिक मेमोरी क्या होती है। अब आपके पास ना दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी जो होती है ना, वो प्रोग्राम्स जब आप वेरिएबल्स बनाते हो, ठीक है, आप जब वेरिएबल्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल इंट आई हो गया, कोई एरे बना लिया आपने फॉर एग्जांपल 23 साइज की, कुछ भी बना लिया आप लोगों ने, वो जो आप वेरिएबल्स बनाते हो डेटा टाइप्स के साथ बनाते हो, उनके लिए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी रिजर्व होती है ना, वो स्टैटिक मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? स्टैटिक मेमोरी, जो कंपाइलर खुद करता है, जो कंपाइलर खुद करता है। और दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी, जो एज अ प्रोग्रामर हम खुद करते हैं मेमोरी को एलोकेट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जब पहले से एक स्टैटिक मेमोरी है तो डायनेमिक मेमोरी क्यों। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि जहाँ पे प्रोग्रामर को अपनी तरफ से मेमोरी इंक्लूड करनी पड़ जाती है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी को। ठीक है, तो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन स्टैटिक मेमोरी when we write the things like int I, j, k, these reserve a space for three integers in the memory। ठीक है, खुद ब खुद हो जाएगा ये। Similarly, the typing of character as 20 will result in allocation of space for 20 characters in the memory। Okay, उसके बाद कहता है this type of memory allocation is static allocation। Okay, कहता है it is also known as compile time allocation। तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसको हम कंपाइल टाइम एलोकेशन भी बोलते हैं। ओके, कहते हैं वी राइट द प्रोग्राम व्हाइल एग्जैक्टिंग नाउनिंग हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड। हम प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, ये कितनी मेमोरी रिक्वायर करेगा। ओके, उसके बाद कहता है द प्रोग्राम्स इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन्स एसेंशियली ऑन स्टैक। अब आपके पास दो तरह की मेमोरीज, वो दो जगहों पे रन होती है। जो स्टैटिक मेमोरी वो रन होती है स्टैक पे। स्टैक क्या है? स्टैक बोलते हैं मेमोरी का नाम है ये, स्टैक। स्टैक पे रन होती है उसको। जो स्टैटिक मेमोरी वो स्टैक पे होती है, और जो डायनेमिक मेमोरी होती है ना, डायनेमिक मेमोरी जो एज अ प्रोग्रामर खुद बनाता है, खुद एलोकेट करता है, वो आपकी रन होती है हीप पे। कहाँ पे? हीप, हीप पे। ओके, ठीक है। द प्रोग्राम विल एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली विल एलोकेटेड इट फ्रॉम हीप। ओके, तो हीप से एलोकेट की जाएगी। ओके, तो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैक और एक होता है हीप। ओके, उसके बाद कहते हैं वेन एवर वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द हीप द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी इज रिटर्न एज एन एड्रेस दैट इज केप्ट इन अ पॉइंटर। जब हम खुद, अब ये तो हुई ना स्टैटिक मेमोरी। यहाँ पे देखो, ये स्टैटिक मेमोरी ना, इंट कोई एक वेरिएबल बना लिया, इंट आई, जे, के, ये इस तरह के वेरिएबल स्टैटिक मेमोरीज बनाते हैं।
ठीक है। लेकिन जो पॉइंटर्स होते हैं उस केस में हम डायनेमिक मेमोरी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कहता है व्हेनेवर वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द हीप, हीप मतलब हम डायनेमिकली मेमोरी इंक्लूड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं एज अ प्रोग्रामर खुद, और वो कहाँ से हो रही है, हीप से, और स्टैटिक कहाँ से होती है, स्टैक से। ओके, सिंपल। उसके बाद कहते हैं द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड इज रिटर्न्ड एज एन एड्रेस। उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना, अब देखो आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की तो क्या होगा, ऐसे ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक। ठीक है, तो कहता है उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना ब्लॉक की, ये वाली, ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन, कहते हैं कि इसको हम रखते हैं एक पॉइंटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देन वी मैनिपुलेट द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर। अब हम उस मेमोरी को मैनिपुलेट करते हैं इस पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, उस पॉइंटर के थ्रू, कहता है उस पॉइंटर को हम बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। क्या बोलते हैं, वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल पॉइंटर होता है जो सी लैंग्वेज में यूज होता है मेमोरी को एलोकेशन के लिए। ठीक है, कहता है इट रिटर्न्स अ टाइप ऑफ, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाता है। अगर आपको मैं लिख के यहाँ पे दिखाऊं, वॉइड स्टेरिक्स पीटीआर, अगर रन करूँ तो ये देखो, तो ये हमारा पॉइंटर, इसके अंदर हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है बिफोर यूजिंग दिस पॉइंटर टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो हमने जिसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, फिर हमने इस पॉइंटर को उसके साथ रिप्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करनी, तो मैं वॉइड को इंटीजर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, टाइप कास्ट कर दूंगा। अब आप लोग ये क्योंकि ये जो है ना वॉइड पॉइंटर, इसमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं आती, ना इंटीजर आती है, ना फ्लोट आती है, ना स्ट्रिंग आती है, ना डबल आती है, आपको पता है। ये यूज होता है या तो फंक्शंस के साथ, या वॉइड पॉइंटर यूज होता है टाइप कास्टिंग के टाइम पे। टाइप कास्टिंग क्या होता है बताता हूँ, क्योंकि आपने क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है आपने। टाइप कास्टिंग से ये होगा कि आप इसको चेंज करोगे जिसके लिए आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, ओके। कहता है अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉइंटर इज द नल वैल्यू। नल वैल्यू, अब नल वैल्यू क्या होता है बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कैलॉग फंक्शंस क्या होता है। अब देखो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कैलॉग फंक्शंस के थ्रू। अब ये जो पॉइंटर है ना, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। इस पॉइंटर के तीन फंक्शंस होते हैं, एक होता है कैलॉग, एक होता है मैलॉग, और एक होता है री एलॉग। ठीक है, कैलॉग, मैलॉग और री एलॉग, ये तीन फंक्शंस होते हैं जो वॉइड पॉइंटर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये देखो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, वॉइड। अब कहते हैं ये तीन, पहला फंक्शन हमारे पास कैलॉग फंक्शन, इस तरह हमने इसको लिखना, वॉइड स्टैटिक कैलॉग साइज, साइज ऑफ, मतलब बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो इसका होता है इज द रिक्वायर्ड स्पेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट आर्गुमेंट जो इसका होता है ना, वो जितने नंबर्स आपने मेमोरी एलोकेट करवाने ना, वो होता है। सेकंड जो होता है इज द साइज ऑफ स्पेस। सेकंड होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पे हम लगाते हैं जिस वेरिएबल के लिए, जिस इंटीजर के लिए हमने, जिस डेटा टाइप के लिए हमने मेमोरी एलोकेट बनाई ना, उसके साथ हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगा देते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि 1000 वेरिएबल्स बनाओ, उन सब के लिए मेमोरी एलोकेट करो, और वो 1000 वेरिएबल किस टाइप के हैं, साइज ऑफ इंटीजर टाइप्स के, उनका साइज निकाल के उनके अकॉर्डिंगली उनकी मेमोरी को एलोकेट करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कहता है देखो सिंपल, चलो इसको कर ही लेते हैं आज, ये सारा मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करवानी है इंटीजर की। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सबसे पहले मुझे पॉइंटर्स को यूज़ करना पड़ेगा, किसको, पॉइंटर्स को। ओके, तो मैंने कहा इंट स्टेरिक्स ptr। ठीक है, इंट स्टेरिक्स ptr इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कैलॉग फंक्शन। कौन सा, कैलॉग फंक्शन है, राइट, कैलॉग फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वॉइड स्टेरिक्स, ऐसे लिखना आप लोगों ने, वॉइड, ये सिंटैक्स बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने फंक्शन का नाम कैलॉग, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था ना, वॉइड स्टेरिक्स कैलॉग, राइट। यहाँ पे आप लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के, जितने नंबर्स के लिए आप मेमोरी को एलोकेट करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने 10 नंबर के लिए करवानी है, फिर यहाँ पे कोमा लगा के जिसको मैंने इसको साइन किया हुआ है उसका मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ साइज ऑफ निकाल लेना। ठीक है, इस तरह करके, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। अब एरर क्यों दिया, अब देखो वॉइड तो आपको पता है। अब यहाँ पे आता है टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपने जिस
डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट की है उसको साथ इसको रिप्लेस करो, मतलब इस वॉइड को उसके साथ कन्वर्ट कर दो। मैंने इंटीजर के लिए किया है, इंटीजर के लिए किए है ना, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख देना है। अगर फ्लोट के लिए किया है तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपके पास यहाँ पे 10 ब्लॉक्स बने हैं मेमोरी के, इस तरह करके ना 10 ब्लॉक्स बने हैं मेमोरी के, और 10 ब्लॉक्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और लास्ट पे 10, मतलब ऐसे पूरा ब्लॉक बना, 10 ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए और 10 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। ओके, इस तरह करने से ओके, तो आप लोग कुछ इस तरह कर सकते हो इसको। आपने कहा पी टी आर ऑफ 0, यहाँ पे इसको वैल्यू दे दो 10। इसी तरह आपने कहा पी टी आर ऑफ 1, तो ब्लॉक्स बने ना, तो ये एरे का केस भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने सी आउट करवाया पी टी आर ऑफ 0, ठीक है, और मैंने स्पेस दे के प्रिंट करवा लिया पी टी आर ऑफ 1 को। अब जो जो वैल्यूज मैंने इनको दी होगी ये इसको प्रिंट करके मुझे दे देगा। ठीक है, ओके। अब जो आपका स्पेशल जो फंक्शन होता है ना, क्लॉक वाला, कैलॉक वाला फंक्शन, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है, मतलब ये एरेज के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चर्स जो हमने पीछे पढ़े थे लेक्चर नंबर 20 में, उनके लिए यूज़ होता है, बड़े बड़े मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स मतलब 10 एरेज बन चुकी हैं पॉइंटर टाइप की, उसके अंदर हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 के साथ इनिशियलाइज़ होती है, कैलॉग में ये होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें मेलोक फंक्शन की, मेलोक फंक्शन की, तो मेलोक फंक्शन में ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 नहीं होते, और मेलोक फंक्शन सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है, और वो होता है आपका जिस टाइप का आप मतलब पॉइंटर बना रहे हो उसी टाइप की डेटा टाइप का साइज़ होता है, बस सिंपल एक ही उसने आर्गुमेंट लेना होता है। ठीक है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यूज़ होती है, यहाँ पे देखो गार्बेज वैल्यूज़ होती है। मेलोक फंक्शन में डिफरेंस, कैलॉग में क्या होता है कि 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आप लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है। दूसरा क्या होता है उस पॉइंटर की डेटा टाइप का साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ। लेकिन मेलोक में क्या है, सिंपल उस पॉइंटर का डेटा टाइप का मतलब साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ उसका बाइट्स निकाल के उसके अकॉर्डिंगली इसकी मेमोरी एलोकेट कर दो। ये क्या निकालना है आपको पता है, ये बाइट्स बताता है फ्लोट का। फ्लोट कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का। इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का। ठीक है, तो ये बाइट्स को बताता है, ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर के मतलब इंटीजर के साइज़ के अकॉर्डिंगली मेमोरी को एलोकेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेलोक यूज़ होता है। लेकिन अगर आप कैलॉग की बात करें तो कैलॉग में अगर मैं इस तरह रन करता हूँ तो ये नहीं चलना, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इतने मेंबर्स के लिए मेमोरी को एलोकेट कर लो, 1 2 3 4 5 आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह करके हम कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा बात करें मेलोक फंक्शन की, तो मेलोक फंक्शन में क्या होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाई बाय, मतलब इस तरह करके आप कर सकते हो, मतलब इसकी जो साइज़ ऑफ आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा फिर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये मेमोरी को एलोकेट कर लेगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है। कैसे 4, क्योंकि साइज़ ऑफ इंट क्या होता है 4। अब यहाँ पे देखो आपको करके दिखाता हूँ पी टी आर ऑफ 0, मैंने कहा इसको करो 1। इसी तरह मैंने कहा पी टी आर ऑफ 1 को करो 2, और पी टी आर ऑफ 2 को करो 3, और साइज़ एरे का क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है, 4। इसी तरह मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया इनको, यहाँ पे पहले 0 प्रिंट करवाया, फिर 1, बाद में मैंने प्रिंट करवाया किसको, पी टी आर ऑफ 2, और प्रिंट करवाया मैंने पी टी आर ऑफ 3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह करके काम करता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये साइज़ ऑफ इंट के अकॉर्डिंगली चला है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ, मतलब साइज़ ऑफ इंट निकालेगा, वो निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो इस तरह करके ये मेमोरीज़ को बढ़ा देगा। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 16 हो गया। ठीक है, तो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ये मेमोरी एलोकेट कर देगा। लेकिन इसमें शर्त ये है मेलोक में कि ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, कैलॉग 2 लेता है। कैलॉग और कैलॉग में और मेलोक में मेन जो डिफरेंस वो ये है कि आप अगर कोई भी इनको वैल्यूज़ ना दो ना, कैलॉग फंक्शन में कोई भी मेंबर्स को वैल्यूज़ ना दो, तो उस केस में ये क्या करता है,
उस केस में ये बंदा कैलॉग फंक्शन की बात करूँ, वो सारे के सारे मेंबर्स को ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज कर देता है। किसके साथ इनिशियलाइज कर देता है? ज़ीरो के साथ। मैलोग में ये होता है कि आप अगर इनको वैल्यूज़ ना दो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो के साथ नहीं करता, ये गार्बेज वैल्यूज़ रखता है। ठीक है? ओके। उसके अलावा हम डायरेक्टली सिंपल एक वैल्यू भी दे सकते हैं इसके अंदर, आप फिर बाद में इसको प्रिंट करवा सकते हो, सी आउट स्टैटिक्स पीटीआर। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप एरे के अकॉर्डिंगली वैल्यू दो, तो ये इस तरह भी वैल्यूज़ इसको दी जा सकती है। तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा 23। ठीक है? हमने वैल्यू देनी है इसको, वैल्यू अब हमने कुछ इस तरह का काम नहीं करना। ठीक है? ये एरर है क्योंकि हमने कहना है इसको पहले डीरेफरेंस करो, उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जाके उसको उसको वैल्यू दो। ठीक है? ओके, डीरेफरेंस करके उसको वैल्यू दो और डीरेफरेंस करके उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है? ओके, तो इस तरह करके हम कैलॉग और मैलॉग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, उसने कहा कैलॉग फंक्शन में 1000 एलिमेंट्स उसकी मेमोरी एलोकेट करो और उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली करो। ठीक है? क्योंकि हमने इसको इंटीजर के इक्वल रखा होता। ओके। अब यहाँ पे कहता है सपोज वी वांट टू यूज मेमोरी कोड थ्रू द कैलॉग फंक्शन इज एन इंटीजर ब्लॉक, वी हैव टू कास्ट इट बिफोर यूजिंग। अभी देखो, इसको इसने कास्ट कर दिया, वॉइड स्टैटिक्स हटा दिया। यहाँ पे पहले वॉइड स्टैटिक था, ये देखो वॉइड था, तो वॉइड को हटा के इसने लिख दिया इंटीजर स्टैटिक्स, इंटीजर पॉइंटर, फिर इसने कास्ट लिख दिया, कैलॉग लिख दिया। ठीक है? फिर इसने ये देखो एक पॉइंटर के अंदर इसको रख दिया। ओके। अब मैलॉग फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक पैरामीटर आता है और इसने फिर इसको एक पैरामीटर का साइज निकाल के मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, मतलब 4000 मेंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। ओके। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या होता है? फ्री फंक्शन जो है ना मेमोरी को डी एलोकेट करता है। डी एलोकेट मतलब अगर आपने मेमोरी को एलोकेट किया है डायनेमिकली, ये क्या है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेमोरी को फ्री करो, डिलीट करो वहाँ से। तो कैसे करना है? फ्री लिख के अब जिस पॉइंटर में आपने मेमोरी एलोकेट की है उसका नाम यहाँ पे लिख देना, सिंपल। ठीक है? अब ये क्या होगा, मेमोरी को वहाँ से फ्री कर देगा। अब अगर हम इस तरह का काम नहीं करते, अगर हम मेमोरी फ्री नहीं करते, हम प्रोग्राम आगे लिखना शुरू कर देते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं, अगर हम पिछली मेमोरी को डी एलोकेट नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, मेमोरी लीकेज का इशू आ जाता है। ठीक है? मेमोरी लीकेज का इशू आ जाता है। ठीक है? ओके। अब ये देखो सर ने क्या किया, फिर इसको फ्री कर दिया आईपीटीआर को। अब यहाँ पे सर ने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है? प्रोग्राम में क्या लिखा है सर ने? सबसे पहले सर ने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर टोटल एज आई स्टैटिक पीटीआर एस पीटीआर को लिया है। फिर सर ने यहाँ पे यूज़ किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कैलॉग मैलॉग फंक्शन के अकॉर्डिंगली साइज ऑफ इंट लेके उनसे मल्टीप्लाई करके उतने नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर सर ने सबका वो यूज़र से एज ली, एज उसने स्टोर करवाई स्टैटिक्स पीटीआर में। आपको पता आप करवा सकते हो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम करवा सकते हैं। ठीक है? वो फिर वो उस वैल्यू पे जाता जाएगा, उस वैल्यू पे। ठीक है? ओके। उसके बाद सर ने फिर क्या किया, इसको फ्री कर दिया और इसको फिर नल के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब ये नल है क्या, नल को पढ़ते हैं, फिर लास्ट पे ये रीलॉग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है? नल क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं नल की। नल कहता है, नल जो है ना, whenever we define a pointer or declare a pointer normally it is initialized to null value, null value के साथ। null मतलब कुछ भी नहीं। आप लोगों ने अगर कोई पॉइंटर पॉइंटर डिक्लेयर किया ना, आप लोगों ने अगर पॉइंटर डिक्लेयर किया है, आप इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं, ये पॉइंटर जो है ना इसमें कुछ पड़ा नहीं हुआ, आप इसमें कोई स्टोर एड्रेस नहीं करना चाहते, तो आपने हमेशा इसको इनिशियलाइज करवाना है नल के साथ, कैपिटल नल। ठीक है? नल के साथ इनिशियलाइज करवाना है। नल मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। नल का मतलब कि ये पॉइंटर अभी के लिए किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहा, मतलब ये पॉइंटर किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा। नल का मतलब ये होता है। ठीक है? नल का मतलब ये होता है। ओके। ठीक है? कि ये पॉइंटर मेरा अभी इस टाइम किसी भी मेमोरी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं नल। अब कहते हैं नल पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ पॉइंटर विद ऑल जीरो वैल्यूज। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने पॉइंटर बनाया है, या तो उसको जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दो
या नल के साथ कर दो। अब पॉइंटर बनाया है तो इसमें आप लोगों ने कोई और इंटीजर वैल्यू नहीं रखनी, फॉर एग्जाम्पल 12 रख दिया, अगर 0 के साथ नहीं चला तो 12 के साथ भी कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप 0 के साथ कर सकते हो, 0 वाला चला देगा, 0 मतलब नल, नल मतलब कुछ भी नहीं, इस टाइम ये पॉइंटर किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। नल मतलब कि इस टाइम ये पॉइंटर किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। 0 मतलब कि इस टाइम ये पॉइंटर किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद कहते हैं ये जो नल है ना, इसको डिफाइन करने के लिए आप दो हेडर फाइल्स होती है, एक होती है stdlib.h, एक होती है stdef.h। आपको इन दोनों में से कोई एक हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट होती है। हमने यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की तो भी चल रहा है, क्योंकि आजकल के कंपाइलर्स चला देते हैं, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन है। ओल्ड कंपाइलर्स नहीं चलाते थे, तो उस केस में आप लोगों ने कोई एक लाइब्रेरी इन दोनों में से इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। तो तब जाके आप लोगों ने नल यूज़ करना है। तो वो ओल्ड कंपाइलर्स पता, लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल जीरोज इज एन इनवैलिड मेमोरी एड्रेस। तो जो जीरो है वो इनवैलिड मेमोरी, वो वैलिड मेमोरी एड्रेस नहीं है। नल क्या है, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस है, कि ये वैलिड मेमोरी एड्रेस नहीं है। इट इज अ गुड वे टू ascertain whether a pointer is pointing to a valid address or has a null value। कहते हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको पता करना चाहिए कि आपका जो पॉइंटर है वो एक वैलिड एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है या एक नल वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास नल। ओके, नल हो गया। अब हम बात करते हैं री एलोक फंक्शन की। अब री एलोक फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेमोरी एलोकेट की है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने कैलोक के थ्रू मेमोरी एलोकेट की है, फॉर एग्जाम्पल इंट स्टैरिक्स, मैंने कहा यहाँ पे कैलोक, ठीक है कैलोक, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने 10 स्टूडेंट्स की इंक्लूड की है, 10 एलिमेंट्स की साइज ऑफ जो मेरे पास डेटा टाइप होगी उसी का मैंने यहाँ पे साइज ले लेना है साइज ऑफ के साथ। अब मेरे पास मेमोरी एलोकेट हो चुकी है 10 एलिमेंट्स की, ठीक है। अब मैं चाहता था नहीं यार, मैंने मेमोरी एलोकेट कर ली थोड़े स्टूडेंट थोड़े मेम्बर्स की, तो कहता है सम एडिशनल मेमोरी इज रिक्वायर्ड, मैं चाहता हूँ ज़्यादा मेमोरी बढ़ जाए। तो कहता है इज देयर अ वे टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी चंक। तो कहता है कोई इस तरह का तरीका है, कोई इस तरह का रास्ता है कि हम जो हमने पहले से ही मेमोरी को एलोकेट किया हुआ है उसको बढ़ा दें। कैन द सेम चंक बी इंक्रीज्ड और नॉट, चंक बोलते हैं मेमोरी को, ठीक है। चंक बोलते हैं मेमोरी, ये ब्लॉक्स है ना, जो कंप्यूटर के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं जिनकी मेमोरी होती है, जिनमें मेमोरी पड़ी होती है उनको बोलते हैं चंक। कंप्यूटर के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर मेमोरी होती है ना उनको हम चंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या ये चंक्स, क्या ये मेमोरी इंक्रीज हो सकती है या नहीं, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, दोबारा एलोकेट नहीं करनी, हमने इसी को इंक्रीज करना है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। मैंने कहा द आंसर इज यस, बिल्कुल है। तो वो किस तरह पॉसिबल है, उसके लिए हम यूज करते हैं री एलोक फंक्शन का, मतलब मेमोरी को री एलोकेट कर दो, वो भी वाइड पॉइंटर का ही होता है। अब इसमें दो तरह के आर्गुमेंट्स आते हैं। दिस फंक्शन रिसीव्स टू आर्गुमेंट्स, फर्स्ट इज द पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू द ओरिजिनल मेमोरी एलोकेटेड ऑलरेडी बाय यूजिंग कैलोक और मैलोक फंक्शन। मतलब आप लोगों ने दोबारा इसकी मेमोरी एलोकेट री एलोकेट करनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस पॉइंटर को लेना है, क्योंकि मैंने कहा इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि वो पॉइंटर आएगा जिसमें आपने दोबारा, जिसके लिए आपने दोबारा मेमोरी रीएलोकेट करनी है, या तो कैलोक है या मैलोक है। दूसरा कहते हैं सेकंड इज द साइज ऑफ मेमोरी विच इज अ न्यू साइज अदर देन द प्रीवियस साइज। दूसरे नंबर पे क्या होगा, न्यू साइज होगा, ठीक है। पिछला साइज तो आपने लिया ना, तो उस साइज को आपने बढ़ाया ना, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे न्यू साइज दे देना, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे हम यहाँ पे देखो सर ने क्या किया, IPTR लिखा। अब IPTR सर ने इसकी मेमोरी इंक्लूड की यहाँ पे, अब री एलोक किया, फिर यहाँ पे सर ने री एलोक के साथ ये IPTR लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे सर ने क्या किया, एक न्यू साइज दिया जो पिछले साइज से ज़्यादा हो। पिछला साइज थोड़ा था तो हमने कहा हमने साइज बढ़ाना है मेमोरी का, तो यहाँ पे न्यू साइज दी जितना आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह करके सर ने क्या किया, री एलोक फंक्शन का यूज़ किया। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो सिंपल बहुत ही, आप लोगों ने लिखना है री एलोक, ठीक है। लिख के यहाँ पे आप लोगों ने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपने कैलोक फंक्शन लगाया या मेलोक फंक्शन लगाया, जो पॉइंटर आप लोगों ने पहले यूज़ किया हुआ है, या कैलोक है या मेलोक है। मैंने कहा PTR जो पिछला पॉइंटर है, और दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा अब जितना आपने साइज देना है इसको, तो मैंने कहा साइज ऑफ इंट, मैं फिलहाल इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे
मेमोरी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। कितने बाइट्स? सबसे पहले थी हमारे पास यहाँ पे 10। अब यहाँ पे ये जो हो गई इसके अकॉर्डिंगली ये क्या कितनी हो चुकी है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई 40 मेमोरी और मतलब 40 मेंबर्स और बन चुके हैं, 40 ब्लॉक्स और ज़्यादा बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम पहले से तो मेंबर्स हमारे पास मेमोरी एलोकेट थी, हमने अब मेमोरी को बढ़ा दिया। ठीक है, अब ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे पास बन गए। पहले थे हमारे पास कितने 10 ब्लॉक्स, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 प्लस 10 50 ब्लॉक्स टोटल हो चुके हैं। ठीक है, तो 50 ब्लॉक्स मेमोरी के एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेमोरी लीक। मेमोरी लीक क्या कब होती है? आपने अपनी मेमोरी को नल के साथ इनिशियलाइज कर दिया है, पीटीआर को फ्री किए बगैर। ठीक है, फ्री किए बगैर आपने अपनी मेमोरी को डी एलोकेट नहीं किया, उसको नल के साथ इनिशियलाइज कर दिया, मतलब आपने अपनी मेमोरी को डी एलोकेट किया ही नहीं है, वो आपकी मेमोरी कहीं और यूज हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, मेमोरी लीकेज हो जाती है। तो इट इज़ नेसेसरी कि जब आप मेमोरी के साथ आपका काम कोई नहीं, आप उसको फ्री कर दो। ठीक है, फ्री कर दो। ओके, एक तो ये बात हो गई। फ्री करने के बाद फिर आपने इसको इनिशियलाइज करना है नल के साथ। ठीक है, नल के साथ इनिशियलाइज कर देना है। ओके, तो इस केस में ये इसका काम आ जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं, अब मेमोरी लीकेज का इशू नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री फंक्शन लाजमी यूज करना है और लास्ट में इसको नल के साथ इनिशियलाइज कर देना है। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है डैंगलिंग पॉइंटर्स। अब डैंगलिंग पॉइंटर्स कहता है एक ऐसा पॉइंटर होता है जो एक पॉइंटर ऐसा पॉइंटर जो फ्रीड मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने मेमोरी यहाँ पे फ्री कर दिया है, पीटीआर को यहाँ से मैंने फ्री कर दिया और यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई वैल्यू लिखता हूँ स्टैटिक्स पीटीआर इक्वल टू 42 और मैं ऊपर यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ स्टैटिक्स पीटीआर। ओके, और जब मैं मेरी मेमोरी फ्री हो चुकी है उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी आउट स्टैटिक्स पीटीआर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये तो प्रिंट करेगा 42, क्या प्रिंट करेगा 42, लेकिन मेरी मेमोरी अब फ्री हो चुकी है। अब मेरा पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि फ्री हो चुकी है। तो जो मेमोरी ये पॉइंट आउट कर रहा है जो कि फ्री हो चुकी है उसको हम बोलते हैं, उस केस में इस पॉइंटर को हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर, कि ये भाई पॉइंटर ऐसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि स्टैक से सॉरी जो कि हीप से, हीप है ना, जो कि हीप से डी एलोकेट हो चुकी है। तो उस केस में यहाँ पे ऊपर देखना आपके पास 42 आएगा और फ्री करने के बाद पॉइंटर को मेमोरी को डी एलोकेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ये देखो गार्बेज वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं हो सकता। आप लोगों ने हमेशा इसको यूज़ करना है तो पहले यूज़ करना है, फ्री करने के बाद आपने दोबारा इस पॉइंटर के साथ मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, तो उस पॉइंटर के साथ अगर आप दोबारा यूजेज करोगे ना, दोबारा मतलब उस पॉइंटर को दोबारा यूज़ करोगे तो वो उस केस में आपके पास ये डैंगलिंग पॉइंटर्स वाला इशू आ जाएगा कि मतलब हमारा पॉइंटर इस टाइम उस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि फ्री हो चुकी है, डी एलोकेट हो चुकी है। ओके, ठीक है, उसके बाद सर ने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में सर ने फिर यूज़ किया ये देखो मेलोक फंक्शन, और मेलोक फंक्शन सर ने एरेज के ऊपर यूज़ किया। ये प्रोग्राम आप लोग खुद ट्राई कर लेना। और हम इसी तरह मेलोक फंक्शन लाजमी नहीं कि एरे के ऊपर यूज़ करें, हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ किया हुआ सर ने, एम्प्लॉय स्टैटिक्स मेलोक, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे लेने हैं आपने। ये प्रोग्राम आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं समझेगी तो बताना। उसके बाद टिप्स है कि यूजिंग डायनेमिक मेमोरी इज़ मोर एफिशिएंट देन द स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी ज़्यादा एफिशिएंट है स्टैटिक मेमोरी से। इसी तरह कहता है immediately after a memory allocation call check whether the memory has allocated successfully। मेमोरी को चेक करो कि मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो गई है। वो कैसे चेक करना है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि अगर आपका पीटीआर इक्वल है नल के, तो आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज लिख देना है सी आउट मेमोरी एलोकेशन फेल्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, नल का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि इनवैलिड मेमोरी है, मेमोरी अभी एलोकेट नहीं हुई, तो हमने इसलिए आपको मैसेज दिया कि मेमोरी एलोकेशन फेल है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे टिप्स में, क्या कह रहा है कि आपने चेक करना है कि मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं सक्सेसफुली। व्हेनेवर पॉसिबल फ्री दी एलोकेटेड मेमोरी इन दी सेम फंक्शन। पॉसिबल हुए तो लाजमी मेमोरी को फ्री करो। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट टू प्रिवेंट मेमोरी लीकेज एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स, जो आपको बता चुका हूँ कि बिफोर एग्जिटिंग द प्रोग्राम मेक श्योर दैट द एलोकेटेड मेमोरी हैज़ फ्रीड। प्रोग्राम को एग्जिट करने से पहले
कि इस बात का यकीन बनाओ कि आपने मेमोरी को फ्री कर दिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।